नमस्कार, राजस्थान दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करौली में सीआईडी पुलिस एएसआई के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। मामला जिले के बालघाट थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां चोरों ने 6 लाख रुपए के जेवरात समेत 5,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर आरोपी चोर मौके से फरार होने में कामयाब भी हो गए। वहीं पीड़ित को घर में सामान बिखरा पड़ा मिला। वहीं चोरी की घटना को देखकर पीड़ित ने बालाघाट थाने में पूरे मामले की शिकायत दी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित सुरेश मीणा हिंडौन सिटी में सीआईडी पुलिस में जॉब कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो आपको बता दें, सीआईडी पुलिस के एक कर्मचारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। करीब 6 लाख रुपए के जेवरात और 5,000 रुपए की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिओम मीणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिओम मीणा जी, क्या कुछ पूरा मामला है और चोरों ने किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया? जी देखिए, ये वारदात को अंजाम दिया है लगभग पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि इससे पहले या इसके बाद में ग्राम पंचायत कुड़ावल के गांव शंकरपुर के पास में ही नांगल गांव है, वहां पर भी जो है चोरों ने चोरी करने की वारदात से घर में घुसे थे, लेकिन सीसीटीवी लगी होने के कारण उस जगह पे उनको सीसीटीवी दिखाई दी और लगभग ये 1:45 का मामला है नांगल गांव का। वहां से उनको जब सीसीटीवी का पता चला तो वो 5 युवक जो चोर थे वो वहां से निकलकर और शायद इस घर में उसके बाद या पहले चोरी की है। और ये मतलब करीब 2 बजे के आसपास का मामला बताया जा रहा है। और इसके घर में जो है लगभग 6 लाख रुपए के जेवरात सहित 5,000 रुपए की नकदी पार की है। और ये व्यक्ति जो है सीआईडी में, करौली जिले के हिंडौन सिटी थाने में सीआईडी में एएसआई के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो क्या चोरों की पहचान हो पाई है हरिओम जी? जी देखिए, अभी पुलिस इसकी तलाश कर रही है और तफ्तीश कर रही है। पुलिस जल्दी आरोपियों को निकाल पाएगी, लेकिन एक चीज पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले 1 साल में लगभग 3 चोरियां पुलिसों के घर हुई है। मतलब पुलिस कर्मचारियों के घर 3 चोरियां हो चुकी हैं। इसी प्रकार मतलब पिछले वर्ष भी 2 पुलिसकर्मियों के घर, जहां एक ऐसा ही था तो एक कांस्टेबल था, उसके घर भी चोरी की अंजाम दिया गया था वारदात को। तो इसी प्रकार बालघाट थाने के अंदर कोडावल ग्राम पंचायत में लगातार चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। ठीक है हरिओम मीणा जी, एक और सवाल, क्योंकि जिस सीसीटीवी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसमें चोरों की पहचान होती दिखाई दे रही है? जी बताया जा रहा है कि चोरों की उस पर सीसीटीवी में चोरों के मास्क लगे हुए हैं, उनकी स्पष्ट रूप से पहचान नहीं हो पा रही है। और रात का समय था, उस समय बिजली भी नहीं थी, ऐसा कहना है अभी तक। और फुटेज हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुलिस जल्दी फुटेजों को हम तक पहुंचाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरिओम मीणा जी आपका। वहीं फुलेरा कस्बे के पास आस्था का केंद्र धार्मिक स्थल भंदे बालाजी का 54वां वार्षिक मेला बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना करके साथ शुरू किया गया है। भंदे हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पुनिया ने बताया कि सुबह बालाजी महाराज की पूजा अर्चना के साथ मेला शुरू हुआ। दिन भर बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा। वहीं मंगलवार को सुबह बालाजी महाराज की झांकी सजाई गई, साथ ही भोग और महाआरती का आयोजन किया गया। वहीं सोमवार की रात में राजस्थानी कलाकारों की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। मेले में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई हुई थी। वहीं कम से कम 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। अध्यक्ष और सरस डायरी के भी जयपुर दोसा के अध्यक्ष से इनसे बात कर रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए आज यहाँ पे मेले के बारे में कुछ। ये हमारे बंदे बालाजी का 54वां मेला है। 54 साल हो गए और ये वार्षिक मेला है। 2 साल में कोरोना की वजह से मेला नहीं भर पाया था। इस साल ये बहुत बड़ा आयोजन हुआ है
दर्शनार्थियों के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। पूरी छाया की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी बहुत भारी थी, इसीलिए सारी छाया की व्यवस्था है। सारे जो भी जनता के लिए बहुत सारी स्टॉल लगी हैं, जहां बिल्कुल सारी निःशुल्क सेवा की गई है। उन सबको अलग अलग स्थान पे स्टॉल आवंटन की गई है, मेडिकल व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे पूरे मेले की दर्शनार्थियों को कवर कर रहे थे। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अभी तक होने का कोई समाचार नहीं है। बहुत ही शांति से मेला भरा है और मेले में जनता का जो उत्साह था वो वास्तव में देखने के काबिल था, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश का बहुत बड़ा मेला है। ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा देवता है। हनुमान जी महाराज मुख्य पीठ है। बाकी सारे यहाँ मंदिर स्थित हैं, सब समाजों की धर्मशालाएं स्थित हैं। सारे धर्मशालाओं की ओर से भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। हर तरह की दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था यहाँ मौजूद थी कि किसी तरह का लोगों को दर्शन करने के अंदर कोई कठिनाई पैदा न हो। सर, कितने आदमी हो गए थे यहाँ पे दर्शनार्थी? इतनी भारी संख्या, सवेरे 5 बजे से दर्शनों के लिए भीड़। वहीं विधानसभा लालसोट के गांव डिडवाना में विशाल कलश यात्रा के साथ साथ 10 दिवसीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आगाज किया गया है। शोभा यात्रा के साथ साथ गांव केसरिया रंग में रंगा नजर आया। गांव डिडवाना के इतिहास में 862 साल में पहली बार ऐसी शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा रामसाला मंदिर से प्रारंभ होकर रामदेव मंदिर बस स्टैंड होते हुए यज्ञ स्थल पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन से पुष्प वर्षा भी लोगों पर करवाई गई, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं महिलाएं मंगल गान करती हुई डीजे की धुन पर नाचती गाती दिखाई दी। शोभा यात्रा के दौरान विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं यज्ञ समिति के अध्यक्ष पूर्व सरपंच दीपक पटेल, सरपंच विनोद फुलवरिया सहित अनेक श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि अपने चमत्कारों से विख्यात मां जोबनेर ज्वाला 800 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान है। वहीं जोबनेर ज्वाला ब्राह्मणी मंदिर के लिए आयोजित यह कार्यक्रम 1 जून को मंडल पूजन अग्नि प्रवेश का भवन प्रारंभ हो गया और विश्व कल्याण की कामनाओं को लेकर वंदे वेद मंत्रों के साथ हवन में आहुतियां दिलवाई जाएंगी। तो लालसोट से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां केसरिया रंग में पूरा रंगा हुआ ये गांव दिखाई देगा। पुष्प वर्षा की गई इस शोभा यात्रा पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों लोगों की तादाद में कलश लेकर के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं इस शोभा यात्रा में। वहीं डीजे की धुन पर भी महिलाएं और जो लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए थे वो थिरकते हुए नजर आए। तो लालसोट के डिडवाना में ये शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा के दौरान पूरा डिडवाना भगवामय नजर आया। वहीं अलवर के टप्पूकड़ा कस्बे में एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। टप्पूकड़ा थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नवाब मेव निवासी लादिया ने मामला दर्ज कराया कि उसके बेटे आसिफ को मुबारक निवासी लादिया ने नशीला पदार्थ खिला करके छत से नीचे ढकेल दिया, जिसकी वजह से उसके बेटे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के सीएचसी में पहुंचा दिया है, जहां पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया और मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी। हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में डेड बॉडी मिली। आसिफ सन ऑफ नवाब लादिया गांव का, उम्र 24 साल है। इस संबंध में घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाया, तफ्तीश जारी है। उसके जो है खून आलूदा चोटें हैं
प्रारंभिक रूप से जो भी नई बात आएगी सभी एस्पेक्ट पे जांच करके पेश कर रहे हैं, एफएसएल बुलाएंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए राजस्थान के एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर विजय कुमार हनुमानगढ़ जिले के भगवान गांव के निवासी थे। हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल की संयुक्त टीम ने आतंकियों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। नोहर एसएचओ रविंद्र सिंह नारुका ने बताया कि मृतक विजय कुमार की डिटेल्स जुटाई जा रही है। तो राजस्थान के बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई, बैंक के अंदर घुसकर उनको गोली मार दी गई और ये आतंकियों ने एक टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है और इसी के तहत जो है हनुमानगढ़ के एक बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर की आतंकियों ने हत्या कर दी। खबर बाड़मेर से है, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जिला कलेक्टर की मौजूदगी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने घटिया सड़क के मामले को लेकर के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मंत्री जी ने यह भी कहा कि जो भी अधिकारी जांच करने जाएं वो ईमानदारी से जांच करें, नहीं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार है प्रभावशाली और उसने आगे सब लेट किया और सब लेट करके उसके कोई मतलब है नहीं, तो कुछ तो ठेकेदार भी कमाना चाहता है, सब लेट वाला और सही है। आप गए सड़क के ऊपर बताइए ऐसी साहब, मैंने आपको कहा आप खुद चेक करके आना, आप गए क्या मौके पे, क्या स्थिति बताइए आप, कैसे टूट गई 1 महीने के अंदर सड़क? नहीं, 1 महीने के अंदर सड़क नहीं बनाई हुई, कैसे सब जगह से टूट गई? नहीं वापस नहीं, उसको पूरा ऊपर तक ठीक करवाए। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक लेयर में सिर्फ पतली से उसको ऊपर कर देंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जून के मध्य से शुरू हो जाएगी। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने इस योजना को जिले में जल्द शुरू करने को लेकर के कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि योजना शुरू करने को लेकर नगर परिषद और नगर पालिकाओं में जिन विभिन्न संविदा कर्मियों की भर्ती की जानी है, उनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करके ये योजना शुरू करनी है। तो इंदिरा गांधी योजना जो है वो जून के मध्य में शुरू हो जाएगी। जिला कलेक्ट्रेट में इसको लेकर के बैठक भी की गई है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जून के मध्य में शुरू हो जाएगी। वहीं कोटा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के नांता इलाके का है, जहां सड़क के किनारे झाड़ियों में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस शव की पहचान कर परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस की माने तो महिला के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तो महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि महिला के चेहरे पर कई चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ये आशंका जता रही है कि महिला के हत्या कर शव को फेंका गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तेजपाल सिंह बग्गा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेजपाल जी, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि महिला का जो शव मिला उस पर कई चोट के निशान भी पाए गए हैं? विवेक, कल शाम को इस महिला का शव कोटा कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में मिला था, झाड़ियों में। आज उसकी पहचान हो गई है। उसकी पहचान भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा के पास पूजा अरोड़ा, वाइफ ऑफ ललित अरोड़ा के नाम से हुई है। पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस
ने इस पर हत्या की आशंका जाहिर की थी, क्योंकि उसके सिर पे और मुंह पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ परिवारजनों से की है कि ये महिला वहां कैसे पहुंची और कि ये वहां पे उसके साथ ये कौन सी घटना हुई जिसके लेकर हत्या की आशंका इस परिवारजनों ने भी जताई है। पुलिस पूरे मामले में उनसे पूछताछ कर रही है और पड़ोसियों से भी उन्होंने इसको लेकर पूछताछ की है। ठीक है तेजपाल जी, सवाल ये भी है कि अगर महिला का शव कल शाम को मिलता है, आज उसकी शिनाख्त होती है, तो क्या परिजनों की तरफ से कोई कंप्लेन पुलिस में दर्ज कराई गई थी? नहीं, परिजनों की तरफ से कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई गई थी। सोशल मीडिया पर वो उस फोटो के चलने के बाद, मृतका के फोटो को चलने के बाद परिजन थाने पे पहुंचे थे। उसके बाद आज सुबह मोर्चरी पर उन्होंने अपनी बहू पूजा अरोड़ा के रूप में उसकी पहचान की है। तो परिजनों को क्या कुछ कहना है? परिजनों ने अभी कुछ भी पुलिस के सामने कुछ कहने से इनकार कर दिया। पुलिस उनसे दोनों से, पति से और उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है। ठीक है तेजपाल सिंह बग्गा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर जन्म उत्सव कार्यक्रम किया जाएगा और साथ ही भारतीय युवा कांग्रेस महासचिव एवं प्रवक्ता दिनेश पिंटू सारस्वत, युवा कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश्वर जहांगीर और वार्ड पंच दीपक शर्मा, हर्ष सारस्वत ने भगत की कोठी थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के हाथों से जन्मदिन पर अनाथ आश्रम में फल फ्रूट वितरण करने के साथ ही गरीब छात्रों को टी शर्ट वितरण किए जाएंगे और कच्ची बस्ती में गरीब बच्चों को जूते चप्पल वितरण करने के साथ साथ केक काटकर पशु पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए जाएंगे। वहीं जीआरपी कोटा ने ट्रेन में मोबाइल चुराने के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों समेत चोरी का मोबाइल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है। जीआरपी थानाधिकारी गोपाल लाल ने बताया कि 29 मई को संजू कुमार जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हुआ था। सफर के दौरान उसने मोबाइल को चार्जिंग में लगा रखा था। इसी दौरान पास बैठा व्यक्ति मोबाइल चोरी करके ले गया और मामले की जांच करते हुए मोबाइल की लोकेशन के आधार पर चोर को गिरफ्तार किया गया है। तो कोटा जीआरपी ने मोबाइल चोरी करने वाले चोर को भी गिरफ्तार किया है और चोरी के मोबाइल खरीदने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया है। तो जो गिरफ्तार किया गया चोर है, ये ट्रेन में अक्सर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था और इसी कड़ी में एक मोबाइल इसने चोरी की, जिसके बाद मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस कर जीआरपी चोर तक पहुंच गई और साथ ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जो शख्स मोबाइल खरीद रहा था। वहीं कोटा शहर के गुमानपुरा थाना सीआई लखनलाल मीणा और महिला एएसआई रैना को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीआई लखनलाल मीणा ने पुलिस कस्टडी में मुजरिमों को रजिस्ट्रार ऑफिस भेजकर करोड़ों के गबन में उनकी मदद की थी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत को शिकायत देने के बाद जांच में लखनलाल मीणा, महिला एसआई रेहाना को दोषी पाए जाने पर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। फिलहाल थाने पर किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तेजपाल सिंह बग्गा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेजपाल जी, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह से इस करोड़ों के गबन को अंजाम दिया गया? ये कोटा में एक अपेक्षा ग्रुप था। इसने यहाँ पर 3500 से अधिक लोगों के साथ ठगी की करके 200 करोड़ की ठगी की थी। लोगों को सुनहरे शब्द बात दिखाई थे कि उनको वहाँ पे मकान दिया जाएगा। ऐसे करके लोगों से इन्होंने लगभग 200 करोड़ की ठगी की थी। इनमें इसके 4 डायरेक्टर को गुमानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसी चक्कर में इस सीआई लखनलाल मीणा ने इन मुजरिमों को रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाकर करोड़ों का गबन कर, एक तरह से गबन ही कहेंगे, गबन करवाकर उनकी जमीन को बिकवा दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच करवाई तो बिल्कुल सीआई और एएसआई दोनों का नाम सामने आया। उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उसके स्थान पर आज कोटा गोवानपुरा थाने में मुकेश मीणा को नया सीआई लगाया गया है। ठीक है तेजपाल जी, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, कहां से शिकायत निकली थी और अब जब इनको निलंबित कर दिया गया है और बताया यह भी जा रहा है कि अभी किसी भी थाने में किसी भी की नियुक्ति नहीं की गई है, तो जो मामले का खुलासा है विवेक, आज नियुक्ति हो गई है, मुकेश मीणा को नया सीआई लगाया गया है। तो इसकी शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा की गई थी। जो 3500 से अधिक लोग थे जिनके साथ ठगी हुई है, उन लोगों ने पुलिस अधीक्षक को जाकर शिकायत की थी कि ये जो गिरफ्तार डायरेक्टर है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, जबकि वो पुलिस हिरासत में है। पुलिस हिरासत में पुलिस उनको लेके रजिस्ट्रार ऑफिस जाती है और वहां पर साइन करवा के ये इस प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। मतलब ये कहा जाए कि पुलिस जबरन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस लोगों को लेकर के जाया करती थी और उनके हस्ताक्षर ले लिया करती थी। नहीं विवेक, इसमें जो ये मुलजिम थे इनके नाम पे प्रॉपर्टी थी, उसको इन्होंने बिकवा दिया। अच्छा। और अपने क्या नाम से वो 3500 लोग अपने पैसे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है। ठीक, तेजपाल सिंह बग्गा जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं कुआं में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चीखली की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीआरओ सौरभ शर्मा मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बीआरओ चीखली को क्षेत्र की समस्या के बारे में अवगत करवाया। साथ ही बैठक में कांग्रेस कमेटी में नए अध्यक्ष बनाने के बारे में चर्चा की गई। इस क्षेत्र के सरपंच और कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से मनोहर सिंह नोलियावाड़ा को अध्यक्ष का कार्यभार सौंपने की मांग की है। कार्यकर्ता के काम की जरूरत पड़ जाती है, अध्यक्ष को फोन करते हैं, तुरंत वो वहाँ टाइम फोन मिलाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। ये कोटा जिला मंडला पुलिस की नाकाबंदी देखकर तस्करों ने कार से अवैध डोडा चूरा के कट्टों को सड़क पर फेंककर नाकाबंदी को तोड़ते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। बता दें कि मंडाना थाना अधिकारी कल्याण सिंह ने बताया कि बुधवार को नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ की तरफ से एक कार आती हुई नजर आई। जब कार को रोकने का प्रयास किया गया तो कार चालक नाकाबंदी तोड़कर कार 8 कट्टे अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा को फेंक करके आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब कार नंबरों के आधार पर तस्करों की तलाश कर रही है। टोंक में जिला परिवहन अधिकारी के खिलाफ आरोपों का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिला परिवहन अधिकारी की कई शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं होने से नाराज यातायात जागरूकता मंच के लगभग 50 से 60 लोगों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टोंक क्षेत्रीय विधायक सचिन पायलट का दरवाजा खटखटाया है। नाराज लोगों ने सचिन पायलट से जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी द्वारा निजी व्यक्तियों के माध्यम से अवैध वसूली करने के आरोप ज्ञापन में सौंपा है, जिसमें बताया कि जिला परिवहन अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र के किसानों समेत अन्य लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर कामकाज बंद रखा हुआ है। सफाई कर्मचारियों के लगातार 2 दिन हड़ताल पर रहने से शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों, 4 लेन रोड और अन्य स्थानों पर कूड़े के ढेर नजर आए, जिसके चलते पैदल राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की सूचना पर प्रधान प्रतिनिधि निर्मल पंसारी सहित ईओ हरिनारायण यादव मौके पर पहुंचे और हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए कर्मचारियों से बात की और कहा कि नगरपालिका पावटा प्रागपुरा में कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों द्वारा ठेका प्रथा में कार्य नहीं करने की मांग है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। इस दौरान उन्होंने बाकी मांगों पर सहमति भी जताई है।
कोटा में संतोष बेकरी में भीषण आग लग गई। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां संतोष बेकरी में लगी आग चपेट में बिजली कंपनी के KELD का ऑफिस भी आ गया। यहां तक कि आग ने रेडीमेड गारमेंट समेत एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते करोड़ों का नुकसान भी हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची 1 दर्जन से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इतना ही नहीं, शहर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत मय जाब्ते के घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि कुछ मिनटों में बिल्डिंग को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर अजमेर से है, जहां विश्वकर्मा नगर के पास सालासर ऑयल मिल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुब्बार देखा जा सकता था। वहीं क्षेत्रवासियों ने आग लगने की सूचना फैक्ट्री मालिक सहित स्थानीय पुलिस को दी, जहां पर दमकल विभाग के अधिकारी संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। भीषण आग के चलते फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें फैक्ट्री मालिक को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का आकलन लगाया जा रहा है। फिलहाल राजस्थान दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।